सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स और डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर और जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर्स को जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपका स्कोर जो है वो कितना है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी इस जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, इस इनिशिएटिव को शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, और इसके अलावा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोल रहे हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो मॉडर्न नेशनलिज्म था उसकी ग्रोथ को किसने इन्फ्लुएंस किया? क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ को इंडिया में? फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बिल्कुल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी इन्फ्लुएंस किया। सेकंड है इंडियन रेनेसा। बिल्कुल, इंडियन रेनेसा हुआ था, उसने भी इन्फ्लुएंस किया। थर्ड है ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। बिल्कुल, जो मेनली ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया था उससे भी मेनली इन्फ्लुएंस हुआ मॉडर्न नेशनलिज्म इंडिया में। और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी इन इंडिया। बिल्कुल, जो ब्रिटिश इंपेरियलिस्टिक पॉलिसीज का यूज़ कर रहे थे उसके अगेंस्ट में भी रिएक्शन, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया वो भी एक फैक्टर बना मॉडर्न नेशनलिज्म डेवलप होने का ब्रिटिश इंडिया में। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। तो हमसे पूछा क्या? करेक्ट ही पूछा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, समझ में आया कि यही सारी चीज़ें थी जो जिसके कारण मॉडर्न नेशनलिज्म जो था ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेवलप हुआ था। ये सारे फैक्टर्स थे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में हमें कुछ बताना है। सबसे पहले है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भाई देखो, अब कुछ एसोसिएशन उनके नाम आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, पूरा पढ़ लेते हैं। इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लंदन। सबसे पहले लंदन में बनी थी। ये सारे पीछे वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसने फाउंड की थी? दादा भाई नारोजी ने 1866 में। आपको सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? कुछ वैसे तो मतलब कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने फाउंड की थी, लंदन में फाउंड की थी, 1866 में फाउंड की थी। कब की थी? 1866 में फाउंड की थी। ठीक है, किसके इनिशिएटिव से? दादा भाई नारोजी के इनिशिएटिव से, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके? दादा भाई नारोजी के इनिशिएटिव से मेनली ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो पहले स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है इट वॉज सक्सेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की सक्सेसर थी। ठीक है, क्यों है ये स्टेटमेंट रॉन्ग? क्योंकि ये प्रीडिसर थी। मतलब क्या, देखो ये पहले बनी है, हमारी कांग्रेस कब बनी है? 1885 में बनी है। ठीक है, जब कांग्रेस 1885 में बनी, ये पहले बन गई है, तो इसकी क्या होगी? प्रेडेसर हुई। ठीक है, तो ये इसकी सक्सेसर नहीं हुई थी, ये इसकी क्या थी? प्रेडेसर थी। ठीक है, प्रेडेसर। ठीक है, प्रेडेसर। ठीक है, तो ये इसकी प्रेडेसर थी। ठीक है, सक्सेसर नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड देख लेते हैं। इट वर्क टुवर्ड्स प्रेजेंटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक। इसका मेन काम क्या था? कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ब्रिटिश पब्लिक को, और जो भी इंडिया के ग्रीवेंसेस थे उनको वॉइस करना ब्रिटिश प्रेस में, ये इनका मेन टारगेट था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यही इनका मेन टारगेट था। समझ में आई? ये इनका मेन टारगेट था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्या नाम लेते हैं, बस यही था मेन। तो ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट तो इसमें क्या है? केवल एक ही स्टेटमेंट है। समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आपको जो भी ये भी एसोसिएशंस हैं, जो भी बॉडीज़ हैं, इनके बारे में आपको, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद होना चाहिए, जो भी हमारी ब्रिटिश इंडिया में बनी है। आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज प्लेज मूवमेंट। प्लेज मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? आप सभी को ये पता ही होगा, एक कांग्रेस की ही एसोसिएशन थी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। कौन थे? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक मतलब पार्ट मान लो। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस मेनली पॉलिटिकल कॉजेज़ के लिए थी और सोशल कॉजेज़ के लिए मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये दो जिन्होंने मिलकर बनाई थी, कौन कौन थे? एक तो थे MG रेनाडे,
ठीक है। एक तो थे एम जी रेनाडे और एक थे रघुनाथ राव, ठीक है, एक थे रघुनाथ राव और एक थे एम जी रेनाडे, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी, क्योंकि सोशलिस्ट कोज को वो पॉलिटिकल कोज के अंडर नहीं डालना चाहते थे। मेनली क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पॉलिटिकल कोज के लिए थी, लेकिन कुछ सोशलिस्ट रिफॉर्म्स भी उस टाइम पे सोसाइटी को चाहिए थे, तो उसके लिए एक नई एसोसिएशन बनाएगी जिसका नाम रखा गया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। समझ में आया। और ये भी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलती थी उसी टाइम पे, उसी वेन्यू पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी मिलती थी, ठीक है, सेम टाइम पे ही इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी। और मेन ये सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस करवाने के लिए, ठीक है, कास्टिज्म को अपोज करने के लिए, पॉलीगैमी को अपोज करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। इसी के साथ इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट चलाया था। ये प्लेज मूवमेंट किस के लिए था कि भाई लोग जो हैं वो ओथ ले कि हम जो है चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, या फिर जो चाइल्ड मैरिज कर भी रहा होगा उसको हम प्रोहिबिट करेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये था प्लेज मूवमेंट। मेनली किसके अगेंस्ट था, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मेनली क्या थी, सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, ध्यान रखना। और इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना कि इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, इसका जो पहला सेशन हुआ था वो तो हुआ था दिसंबर 1887 में, ठीक है। ये कब हुआ था, दिसंबर 1887 में इसका पहला सेशन हुआ था। तो ऐसे आ जाए कि भाई पहला सेशन इसका कब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में ही बन गई थी, लेकिन इसका पहला सेशन हुआ था दिसंबर 1887 में, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हाउ इज़ द वर्ड स्वदेशी डिफरेंट फ्रॉम बॉयकॉट। स्वदेशी जो है वो बॉयकॉट से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले स्वदेशी वाज एसेंशियली इकोनॉमिक मूवमेंट, बॉयकॉट वाज नॉट। देखो स्वदेशी और स्वदेशी का मतलब क्या था, हम अपने देश का सामान यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक भी था और पॉलिटिकल भी था कि अपने ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो ऐसा नहीं था। जो स्वदेशी और बॉयकॉट था ये दोनों ही मतलब मेनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही पर्सपेक्टिव थे, दोनों ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टूल्स यूज़ किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि भाई स्वदेशी केवल और केवल इकोनॉमिक मूवमेंट था, बॉयकॉट ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। सेकंड है, व्हाइल स्वदेशी अट्रैक्टेड द लोअर स्टेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी, बॉयकॉट अट्रैक्टेड द हायर स्टेटा। ऐसा भी कुछ नहीं था, मेनली स्वदेशी और बॉयकॉट एक जैसे ही थे, दोनों ने जितने भी स्टेटा थे इंडियन सोसाइटी के उन सबको यूज़ किया था, ठीक है। मेनली बंगाल तक ये थे, और सारी क्लासेस जो भी थी ना इंडियन सोसाइटी की वो सारी इन्होंने मेनली की थी या अट्रैक्ट की थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, ठीक है। तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द पीरियड बिटवीन 1885 टू 1905 इज नोन एज एरा ऑफ मॉडरेट्स। 1885 से लेकर 1905 के मतलब टाइम पीरियड को मॉडरेट्स का एरा बोला जाता है। तो उसकी बोल रहे हैं कि मेन डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की, जब उस टाइम पे अगर मॉडरेट्स का एरा था तो उस टाइम पे उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल याद रखना ये भी उनकी एक डिमांड थी, ठीक है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से दूर करना ये उनकी डिमांड थी। क्या ये अभी के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल ये अभी के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक डीपीएसपी भी है ये, ठीक है, याद रखना। सेकंड है रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम अनजस्ट लैंडलॉर्ड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि लैंड रेवेन्यू को कम करना और पीजेंट्स को प्रोटेक्ट करना अनजस्ट लैंडलॉर्ड से, ये भी उनकी एक डिमांड थी। थर्ड है एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी, बिल्कुल सॉल्ट टैक्स को कम किया जाए, शुगर ड्यूटी को कम किया जाए, ये भी जो मॉडरेट्स थे वो डिमांड कर रहे थे। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल उन्हें बोलने की आज़ादी दी जाए, एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, और एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी दी जाए, ये भी बिल्कुल बोला गया था, ठीक है। तो ये सारी ही डिमांड्स थी मेनली मॉडरेट्स की। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में बात करनी है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई थी अगेंस्ट अर्लियर प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी स्कीम। बिल्कुल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से पहले जो चलती थी वो चलती थी प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी स्कीम। जैसे कि अभी क्या है, जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट डाले जाएंगे ना, मतलब किसी भी जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे उसके बेस पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन पहले कैसे दी जाती थी, जैसे कि यूरिया पे ही सब्सिडी दे दी, उसमें कुछ भी डलाओ, समझ रहे हो। तो पहले प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी थी, अब क्या आ गई हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। सेकंड है अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम द गवर्नमेंट फिक्स्ड अ पर केजी सब्सिडी फॉर ईच फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। बिल्कुल पर केजी में आप जितना भी डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको सब्सिडी दी जा रही है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर, बिल्कुल इनके हिसाब से मेनली सब्सिडी दी जा रही है। थर्ड है लिंकिंग सब्सिडी टू न्यूट्रिएंट कंटेंट। अगर हम फिर ये बोल रहे हैं कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर हम जो है सब्सिडी को न्यूट्रिएंट के कंटेंट से लिंक कर देंगे तो
इसका एम होगा कि जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, ताकि फार्मर डिस्करेज हों ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया अप्लाई करने पे, DAP अप्लाई करने पे, या फिर जो MOP वो अप्लाई करते हैं वो उससे डिस्करेज हों, और मेनली जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर का वो मेनली यूज़ करें। बिल्कुल यही इनका मेन टारगेट है, मेनली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट क्या है, ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं भाई कि स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, ठीक है। अभी स्कीम के बारे में बात चलिए तो स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो ये स्कीम है ये 2010 से इम्प्लीमेंट हो रही है, और कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो करिए डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है, ठीक है। इसके अंडर मेनली जो NPKS फर्टिलाइजर्स हैं उनके बेस पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और इसका एम मेनली क्या है कि हमें जो NPK का जो बैलेंस है वो कितना करना है, 4:2:1। कितना करना है, 4:2:1। ध्यान रखना, हमारा एम है ये करने का। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2020 में आया हुआ है UPSC में, शायद आप लोगों ने देख भी रखा होगा कि विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स बतानी थी। बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्राइस को एडमिनिस्टर करती है ताकि फार्मर्स को वो कम रेट पर मिल सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि मार्केट ड्रिवन होता है प्राइस, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है, अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जो अमोनिया यूज होता है यूरिया में वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। थर्ड है, सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर। जो फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल होता है सल्फर। वो किसका बाय प्रोडक्ट होता है, ऑयल रिफाइनरीज का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, वो ऑयल रिफाइनरी से निकलता है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, 2 और 3। समझ में आया। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चन आते हैं कि कौन, मतलब तो ये सब्सिडी का हो गया ना कि गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती है फर्टिलाइजर पे, तो पहला क्वेश्चन किसका हो गया, सब्सिडी का हो गया कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स के जो प्राइस है वो कम नहीं होते, उनका जो प्राइस है वो मार्केट ड्रिवन नहीं है, ठीक है। देखो एक और सब्सिडी का नाम आता है, उसका नाम है फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम 2022, ठीक है। ये भी एक सेंट्रली फंडेड स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, ये अप्रैल 2022 में लॉन्च की थी, ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, इसको कौन ऑपरेट और मेंटेन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो इसमें था, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है, प्रोस्परस फार्मर प्रोस्परस इंडिया, ठीक है। इसकी मेन टैगलाइन ये है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड करना जो भी फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए केवल, ठीक है, P&K फर्टिलाइजर्स के लिए। अभी जो हमने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम देखी वो किसके लिए थी, NPKS के लिए थी। ये केवल किसके लिए है, पोटासिक और फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर है केवल उनके लिए। समझ में आई, ये केवल इसके लिए है। एट प्रेजेंट ये शॉर्ट टर्म स्कीम थी, केवल खरीफ सीजन के लिए थी, ठीक है। इसमें फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स के बैग को वेरी लो रेट्स पे खरीद सकते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट रेट, ठीक है। इसमें मेनली गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी P&K फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। इससे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंडर क्या होगा, फार्मर डायरेक्टली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट मैनेज सहकारी स्टोर से, और उनको सब्सिडाइज अमाउंट देना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। ये एक और सब्सिडी स्कीम, ध्यान रखना। तो भाई ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ठीक है। कब से ये स्कीम चल रही है, बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले, यूरिया फॉर्म्स लेस देन 50% ऑफ टोटल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कंज्यूम्ड इन इंडिया। बोल रहे हैं कि जो यूरिया है वो 50% से भी कम जो है टोटल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो इंडिया में कंज्यूम होते हैं उसका बनाता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूरिया है ना, याद रखना वो 80% से भी ज़्यादा, मतलब जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उसमें से 80% से ज़्यादा जो है वो यूरिया यूज़ होता है। याद रखना 50% से कम नहीं है, 80% से भी ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन 80%, याद रखना इसको। सेकंड है, मोर देन 90% ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड वेरी लेस गेट वेस्टेड ड्यू टू लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन एंड रन ऑफ। बोल रहे हैं कि मोर देन 90% ऑफ जो नाइट्रोजन है जो यूरिया से आती है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं एंड वेरी लेस वेस्ट। तो याद रखना नाइट्रोजनस जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं ना
जो भी यूरिया होता है उसमें जो भी नाइट्रोजन होती है उसमें से केवल और केवल 30 से लेके अप्रोक्स 50% तक ही जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। याद रखना, किसी भी यूरिया में से 30 से 50% तक ही मैक्सिमम जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा जितनी भी हो जाती है वो लीचिंग, वोलेटाइलाइजेशन, रन ऑफ के कारण क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, गलत है। समझ में आ गई बात? और फिर हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, समझ में आया क्यों इसका आंसर डी है? तो इसलिए इसका आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूटिंग टू वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वन वर्ल्ड वन हेल्थ के बारे में बात करते हुए हम देखते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एट द एनिमल ह्यूमन इकोसिस्टम इंटरफेस इज ग्लोबल इनिशिएटिव। वन वर्ल्ड वन हेल्थ किसका इनिशिएटिव, मेन ये चीज़ बोल रहे हैं। तो किसका इनिशिएटिव है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो याद रखना WHO भी है उसमें, UNEP भी है, FAO भी है, तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर है। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर हैं। ये ट्रीपार्टाइट प्लस अलायंस है। ठीक है, ट्रीपार्टाइट प्लस अलायंस है ये, जिसमें ये तो है ही FAO, WHO, UNEP तो है ही, साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है क्या, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। क्या है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए मेनली वर्ड यूज़ करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंडर है, ये मेनली ये चीज़ें चला रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यूनिसेफ। ठीक है, याद रखना इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक जो है इसको मेनली वर्ल्ड वन हेल्थ के अंदर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बारे में बताना है। सबसे पहले है दे आर लोकेटेड लार्जली इन ट्रॉपिकल जोन ऑफ पैसिफिक ओशन बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो आपको पता होगा भाई, ये यहाँ पे ये मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, मेनली साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये इधर एशिया वाला पार्ट आ जाता है और इधर ये क्या है, अमेरिका वाला पार्ट आ जाता है। तो इनके बीच में जो ये आइलैंड होते हैं ये सारे ही क्या है, पैसिफिक मतलब ट्रॉपिकल जोन में जो पैसिफिक एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में जो ये होते हैं ये सारे क्या हैं, आइलैंड है, उनको बोलते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। बिल्कुल सही है। सिंस द आइलैंड्स आर वेरी स्मॉल इन लैंड एरिया दे डू नॉट हैव एनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखो भाई, कोई भी मान लो कि यहाँ पे कोई आइलैंड है, इसका अपना 200 नैनो जो भी है उसका मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो होगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होता है अगर उनके लैंड स्मॉल है, तो ऐसा नहीं है, उनका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसमें, बिल्कुल गलत दे रखी है। थर्ड है फिजी, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, ये सारे पैसिफिक आइलैंड कंट्री हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सारे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें करेक्ट बतानी है। तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो भाई ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 1 मिनट रुको आप। तो गाइस आपको ये सेकंड मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें है ना ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ भी है ना 3 मेनली ग्रुप्स में बटी हुई हैं। एक है पोलिनेशिया वाली कंट्री, एक है मेनली माइक्रोनेशिया वाली कंट्री। ठीक है, दिख रहा है माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, और एक है मिलेनेशिया वाली कंट्री। जो ऑस्ट्रेलिया के पास है वो मिलेनेशिया में आती है। जैसे कि अभी हमारा नाम आया सोलोमन आइलैंड, वो किस में है, मिलेनेशिया में है। ठीक है, मिलेनेशिया में, ध्यान रखना। इसके अलावा फिजी भी हमारा किस में है, मिलेनेशिया में। हमसे अभी यही नाम पूछे गए थे। मार्शल आइलैंड अभी नाम आया था, वो किस में था, वो माइक्रोनेशिया में था। ठीक है, ऐसे ही मैरियाना आइलैंड भी इसी में है। ठीक है, पलाऊ आपने नाम सुना होगा, वो भी किस में है, मेनली हमारा माइक्रोनेशिया में। पोलिनेशिया में बहुत सारी कंट्री जैसे कि तुलुवू, ठीक है, कुक आइलैंड बहुत फेमस है, कुक आइलैंड। ठीक है, टोंगा, यहाँ पे वोल्केनो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे हैं, हवाई मेनली पोलिनेशिया में। तो ये 3 ग्रुप में बटी हुई हैं पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ भी, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप एक और मैप देख सकते हो। ठीक है, ये आप एक और मैप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने अच्छे से मतलब जो भी कंट्रीज़ हैं वो हैं, जैसे कि मार्शल आइलैंड अभी हमने देखा, सोलोमन आइलैंड देखा, फिजी देखा। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, टोंगा कहाँ पे है, सेमोआ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तुलुआ बहुत यूज़ होता है, हवाई आइलैंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुक आइलैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ईस्टर आइलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया में आता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि कौन सी कंट्री, ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्री किस सब ग्रुपिंग में आती है। ठीक है, तो हमारा आपको ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है,
कुछ स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। जेनेटिकली टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द यूएस फेडरल रिजर्व लीड्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग सेल ऑफ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। देखो ये बोल रहे हैं कि अगर यूएस के फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग कर देता है, मतलब अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज कर देता है, अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो बोल रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, मतलब जिन्होंने 10% से कम एफडीआई में इन्वेस्ट कर रखा है, पे में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो यहाँ से स्टॉक मार्केट से बेच के भाग जाते हैं। तो आप एक बात बताओ, मान लो कि यूएसए में क्या है, यूएसए में पहले 1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब मान लो कि 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वहाँ पे उनको, ठीक है। इंडिया में उतना रिटर्न नहीं उनको मिलेगा, ठीक है। मान लो कि इंडिया में बहुत कम रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ से पैसे निकाल के एफपीआई वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट यूएसए की मार्केट में लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एश्योर्ड रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जितनी यूएसए की मार्केट की जो क्रेडिबिलिटी है उतनी इंडिया की मार्केट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो एफपीआई वाले हैं वो क्या कर देंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, लोअर वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर कीप्स इंपोर्ट बिल लोअर फॉर इंडिया। अब आप एक बात बताओ, अगर इंडिया का रूपी नीचे हो जाता है, मतलब मान लो कि $1 का प्राइस मान ले पहले 50 था, अब हो गया 80, अब 80 हो गया, तो मान लो कि हमें बाहर से कोई सामान खरीदना है, मान लो कि पहले कोई हमें टी शर्ट खरीदनी थी, पहले तो वो 85 रुपये में आ रही थी, ठीक है। मान लो कि कोई टी शर्ट थी वो $1 में आ रही थी, पहले तो वो $1 की 50 रुपये में आ रही थी, अब हमें उसी टी शर्ट के लिए हमें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा इंपोर्ट का बिल क्या हुआ, ज़्यादा हो गया ना। पहले 50 रुपये देने पड़ रहे थे एक टी शर्ट के लिए, अब हमें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। समझ में आया। तो अगर इंडियन रूपी की वैल्यू कम होती है, अगर इंडियन रूपी की वैल्यू कम होती है तो इससे जो इम्पोर्ट बिल है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, लोअर वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी। फिर सेम बात है कि अगर इंडियन रूपी की वैल्यू कम होगी, पहले 50 थी, अब मान लो कि 80 होगी, ठीक है, अगेंस्ट डॉलर, इज बेनिफिशियल फॉर ट्रैवलर्स एंड स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, अभी जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, मान लो कि कोई बाहर पढ़ रहा है, ठीक है, मान लो पहले उसको पहले वही सेम मानो, ठीक है, $1 उसको देना था किसी भी चीज़ में, पहले उसको 50 रुपये ही चेंज करवा के $1 हो जाता, और 50 रुपये में मान लो कि वो कुछ टी शर्ट खरीद लेता। अब क्या हुआ, उनके घर वालों को 80 रुपये बच्चे को भेजने पड़ेंगे, तब उसका $1 बनेगा, और तब वो वहाँ पे वो टी शर्ट खरीद पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इंडिया वालों को या उनके पेरेंट्स को ज़्यादा पैसे भेजने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा पैसे भेजने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, उसके लिए बेनिफिशियल हुआ इंडिया वालों के लिए कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया उनको पढ़ाना, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंडियन रुपये की वैल्यू कम होती है तो जो स्टूडेंट्स या ट्रैवलर्स बाहर हमारे गए हुए हैं तो उनके लिए क्या हो जाती है, मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर रहना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट ना तो सेकंड है ना थर्ड है, केवल फर्स्ट एक ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या जाता है, ए, ठीक है। समझ में आया होगा, शायद आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर से एक बार दोबारा जाके देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसी बेस पे हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। देखो इसमें जो आपका स्कोर है ना, वो आपका कम से कम जो है 7 से तो ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है, 7, और मैं तो कहूँगी 8 से ऊपर, ठीक है, 8+ होना चाहिए। अगर आपका स्टैटिक भी स्ट्रॉन्ग है, और करंट में तो शायद ही आपका कोई एक आधा क्वेश्चन गलत होना चाहिए, करंट में आपके सारे ठीक होने चाहिए, और स्टैटिक में हो सकता है आपको एक आधा याद ना हो, तो आपके 8+ मार्क्स, 9 और 10 आपके मार्क्स आने चाहिए इसमें, ठीक है। 8 आ रहे हैं, 6, 7, 8 तक ठीक है, उससे नीचे हैं तो फिर भाई जल्दी से अपने जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। आपके जो स्टैटिक कंसेप्ट हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसके अलावा बेसिक बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो, और बस यही मैं आपको बोलना चाहूँगी। और इसी नोट पे आज का लेक्चर भी हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आज से ही हमारे विज़न की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो रही है, तो देखना मत भूलिएगा। आज भी हमारा एक जो विज़न का फर्स्ट टेस्ट है उसके जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है उनकी वीडियो आ रही है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो पे भी लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल में जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहें, और सबसे पहले आप उन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।
दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को फिर से बोल रही हूँ कमेंट कर देना, और बस इस वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहो, इसी तरह से लाइक करते रहो, और इसी तरह से कुछ बच्चे बहुत अच्छे से शेयर भी करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है इनिशिएटिव तो इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है, और ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि इसकी रीच भी है जो है वो इंक्रीज़ हो उसके चैनल की। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।